बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आपको नाज़रीन प्रोग्राम सच के साथ में खुश आमदीद कहते हैं। OIC के इंसानी हुकूक वफ़द ने पाकिस्तान का दौरा किया है। इस दौरे में उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल का भी दौरा किया है। लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा इस लिहाज से भी अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान इसी किस्म का मुतालबा भारत से भी मकबूजा कश्मीर के हवाले से करता रहा है, लेकिन भारत हमेशा से इस मुतालबे से आंखें चुराता रहा है और अभी तक उसने इस किस्म की किसी भी ऑफर को कबूल नहीं किया और न ही मकबूजा कश्मीर के हवाले से जब भी उस पर दबाव पड़ा और इसी किस्म के वफूद ने मुतालबा किया कि वह मकबूजा कश्मीर को देखना चाहते हैं, वहाँ का विजिट करना चाहते हैं, तो उन्होंने कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं दी। लाइन ऑफ कंट्रोल का OIC के इंसानी हुकूक के वफ्द को दौरा इसलिए करवाया गया कि उनकी वहाँ पर जो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी भारत की जानिब से की जाती है उसके मुतासरीन से उनकी मुलाकात करवाई जाए। इसके साथ साथ इस दौरे के दौरान उन्हें बताया गया कि किस तरह से सिविलियन आबादी को लाइन ऑफ कंट्रोल पर बचाने के लिए वहाँ पर सिक्योरिटी बंकर्स की तामीर की गई है। वफ्द ने सिक्योरिटी बंकर्स की तामीर पर पाक फ़ौज की कोशिशों को सराहा और इसके साथ साथ पाक फ़ौज का शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने जो ज़मीनी हक़ाइक़ है वहाँ के, एक तो उनसे उनको आगाह किया और इसके साथ साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिक्योरिटी की सूरत हाल है उससे भी उनको आगाह किया। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर भारत रुसवाई के बाद एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने लगा है और हालिया दिनों में उसने एक नया प्रोपेगेंडा किया है जिसमें कहा गया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर दहशतगर्द तैयार हैं जो मकबूजा कश्मीर में इसी लाइन के जरिए से दाखिल होना चाहते हैं। पाकिस्तानी वजारत खारजा ने भारत के इन इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है और वजारत खारजा के तर्जुमान जायद हफीज़ चौधरी का कहना है कि भारत पहले भी इस किस्म के झूठे प्रोपेगेंडे करता रहा है और उनके इन्हीं झूठे प्रोपेगेंडों को, उनकी जाली खबरों को डिसइंफो लैब ने पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया है। पूरी दुनिया को मालूम है कि एक बहुत बड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल पे बाड़ तामीर की गई है भारत की जानिब से और उस बाड़ पर सिक्योरिटी आलात और इलेक्ट्रॉनिक के आलात भी लगाए गए हैं जिससे वो सब कुछ मॉनिटर किया जा रहा है। तो इसमें कैसे मुमकिन है कि यहाँ से कोई इन्फिल्ट्रेट करेगा? पाकिस्तान हमेशा से खित्ते में भरपूर तरीके से उसने अमन के लिए काम किया है और वो अब हमेशा से अमन के लिए काम करता रहेगा। क्या इस वक्त खित्ते में भारतीय अज़ाइम हैं क्योंकि भारत में उसको एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, वो वहाँ से दुम दबाकर भागा है और आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल हो सकती है, इन तमाम मामलात पर अपने प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में हम बात करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी। जनरल साहब, आपको अपनी गुफ्तगू में बहुत खुश आमदेद कहते हैं और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर जनाब डॉक्टर खुर्रम इकबाल। डॉक्टर खुर्रम साहब, आपको भी गुफ्तगू में बहुत खुश आमदेद कहते हैं। जनरल साहब, पहले आपकी तरफ आएंगे और गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। ये कितनी अहम पेशरफ्त है कि OIC का जो इंसानी हुकूक वफ्द आया है उसने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया है और उसने इत्मीनान का इजहार किया है कि जो पाकिस्तान फ़ौज की जानिब से वहाँ पर एहतमाम किया गया है, जो अरेंजमेंट किया गया है, पाकिस्तान तो ये कहता रहा है कि भारत अगर बहुत बड़ी जमहूरियत है तो वो भी मकबूजा कश्मीर में इसी किस्म के विजिट करवाए, लेकिन भारत तो हमेशा इस मुतालबे से और इस बात से भागता रहा है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान का तो हमेशा से यही रवैया रहा है। आपने देखा होगा इससे पहले यूरोपियन यूनियन के वफूद भी यहाँ आ चुके हैं और जब सीज फायर नहीं भी था उस वक्त भी पाकिस्तान ने ये मौका फराहम किया था कि जो भी आके देखे और लोग आए भी थे। ये यहाँ पर जितने मिलिट्री अटैशीज हैं उनको कई दफ़ा लेकर गए हैं, जितने यहाँ पर एम्बेसडर हैं दूसरे मुल्कों के उनको वहाँ का चक्कर लगवाया। इसके अलावा आपको मालूम है कि पाकिस्तान की तरफ से जो यूनाइटेड नेशंस का ऑब्जर्वर ग्रुप है कश्मीर के मुतल्लिक, उनको खुली इजाज़त है, वो जब मर्जी जाते हैं, बल्कि हर खिलाफ वर्जी के बाद वो शवाहिद जमा करते हैं। तो ये तो बहुत देर से हो रहा है और हिंदुस्तान की तरफ से ना तो ये ऑब्जर्वर ग्रुप अलाउड है और ना ही वो कोई किसी और को वो तो मकबूजा कश्मीर में नहीं जाने देते, कुजा ये कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ किसी को आने दें, ऐसा नहीं। लेकिन आपने देखा कि जो दुनिया है वो चूंकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और अखलाकियात पे नहीं चलती और कोई ऐसे बैनुल अक़वामी क़वानीन का पास नहीं रखते कि वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट देखते हैं जो ममालिक हैं। तो इसलिए ये कोई ज़्यादा हमें शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी कोशिश करते रहना चाहिए जैसे कि कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है, वो ये कि ये भी ध्यान में रहे कि
मकबूजा कश्मीर में हमारे बहन भाइयों के साथ गुजर क्या रहा है। अगर हमारी तमाम तर काविशें इस जुल्म सितम को रोकने में या कम करने में नाकाम है, तो हमें थोड़ा सा अपनी पॉलिसी को रिव्यू करने की ज़रूरत है कि सफारतकारी के अलावा और ये तमाम जो अच्छे इकदाम हम कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर ये मामलात ऐसे हैं कि जुल्म सितम कम नहीं हो रहा कश्मीरी बहन भाइयों पर, तो फिर हमें कुछ और भी सोचना पड़ेगा। बहरहाल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की ये काविश जारी रहनी चाहिए, जहाँ तक डिप्लोमेसी है उसी का ये हिस्सा है, लेकिन बाकी फील्ड में यानी कि पॉलिटिक्स में और मिलिट्री फील्ड में और लॉ फेयर में हमें और भी शायद बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जी डॉक्टर खुर्रम साहब, आपके नज़दीक ये कितनी अहम पेशरफ्त है, क्योंकि सऊदी अरब है इन ममालिक में जो वफूद थे, जिनके नुमाइंदे शामिल थे, उसमें सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, फिर इसके साथ साथ तुर्की है, मोरक्को है, मलेशिया है। तुर्की तो इस मामले में बहुत क्लियर रहा है, लेकिन सऊदी अरब में, मुत्तहिदा अरब अमारात में पिछले दिनों गुज़श्ता कई अरसे से हमने डिप्लोमेसी भी की है इस हवाले से। फिर OIC ने भी एक करारदाद मंजूर की जिस पर भारत बड़ा गुस्से में भी आया और उसने रिएक्शन भी दिया। लेकिन ये कितना अहम पैगाम है कि जब हम इस तरह के विजिट्स करवाते हैं तो हम पैगाम देते हैं कि लाइन के इस तरफ जो सूरत हाल है वो क्या है, और उस तरफ जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है वो कितनी बदतरीन है। देखिए, जहाँ तक OIC का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि ये दौरा ख़ासी अहमियत का हामिल है कि उसकी एक बुनियादी वजह वही है जो आपने अपने सवाल में जिसका जिक्र किया कि OIC के चंद ममालिक ऐसे हैं जो गुज़श्ता 70 साल से जिन्होंने कश्मीर के मौजू पर या मसले पर पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की, लेकिन गुज़श्ता 3 से 5 सालों के दौरान उनकी हिमायत कश्मीर के हवाले से ख़ासी कमज़ोर हुई। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर आप सऊदी अरब का जिक्र करें या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जिक्र करें तो यकीनन पाकिस्तान के साथ इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं, लेकिन दूसरी जानिब सऊदी अरब और UAE के जो तस्वीराती इंटरेस्ट्स हैं वो भारत के साथ कन्वर्ज हुए हैं पिछले 5 सालों में, जिसकी वजह से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात कश्मीर के मामले पर उस तरह से खुलकर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत नहीं कर रहे हैं जैसा कि इन्होंने माजी में की। लेकिन OIC के अगर दीगर ममालिक का जिक्र करें जिसमें तुर्की सर फहरिस्त है, मलेशिया है, ईरान है, ये वो ममालिक हैं जिन्होंने गुज़श्ता 2 सालों में, जब से भारत ने अगस्त 2019 में 370 को रिवोक किया, उसके बाद से लेकर इन्होंने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की बबांगे दहल इन्होंने हिमायत की है। तो वो ये जो दौरा है ये इस हवाले से ख़ासा अहम है कि जो सपोर्ट हमें हासिल हुई गुज़श्ता 2 सालों में अगस्त 2019 के बाद, एक तो उसको हम रीइंफोर्स कर सकते हैं, दूसरा वो ममालिक जो चंद तस्वीराती वजूहात की बिना पर कश्मीर के मामले पर थोड़ा सा डामाडोल हैं, उन्हें पाकिस्तानी मौक़िफ़ से उन्हें आगाही दी जाए। कश्मीर पर या लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो भारत की तरफ से पिछले कई सालों से खिलाफ वर्जियाँ की गई, जिनकी वजह से वहाँ पर एक इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है, उससे इन ममालिक को आश्कार किया जाए ताकि इनके जो पॉलिसी एक डिस्कोर्स है उसमें कोई वाज़े और एक मीनिंगफुल तब्दीली आए। ठीक है जनरल साहब, आप फरमाइए कि ये जो हालिया इल्ज़ामात हैं जो अखबारात में उनके शाया हुए कि एक बार फिर इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं दहशतगर्द, इन इल्ज़ामात के मकासद क्या हो सकते हैं? क्योंकि ये इस तरह की बातें इन्होंने अपनी जाली वेबसाइट्स के ज़रिए, ये आपको पता ही है कि जब डिसइन्फो लैब ने ये सारा बेनकाब किया था कि ये तकरीबन 65 ममालिक के अंदर ये 250 से ज़ायद मुख्तलिफ इदारे इन्होंने बनाए हुए थे, NGOs बनाई हुई थी, वेबसाइट्स बनाई हुई थी, फेक वेबसाइट्स बनाई हुई थी जिस पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता था। अब ये एक नया प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि आपको मालूम है कि जो हकायक हैं ज़मीनी वो इस तरीके के हैं कि उन्होंने बाड़ भी लगा रखी है अपनी तरफ, और दुनिया में इतनी कंसंट्रेशन फ़ौज की किसी भी दुनिया के खित्ते में नहीं है जो कि इस वक्त मकबूजा कश्मीर में है। 9 लाख से ज़ायद लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो हैं बशमूल फ़ौज वो वहाँ पे मौजूद है, यानी कि हर 7 से 8 कश्मीरियों के ऊपर एक बंदूक बरदार बंदा जो है ना वो खड़ा है, और इसी तरीके से बड़े भरपूर तरीके से वो LOC का दिफा भी कर रहे हैं। तो उन्होंने तो चप्पे चप्पे पे बाड़ लगाने के अलावा लोग बैठाए हुए हैं। फिर वो ये कहना कि जी यहाँ से फिर भी दरअंदाजी होने का इम्कान है या लोग तैयारी में है या आ रहे हैं, तो साफ ज़ाहिर है कि ये प्रोपेगेंडे का हिस्सा है जो हमेशा से वो करते रहे। आपने ये पूछा कि इसके मकासद क्या हो सकते हैं, ये एक किस्म की आप समझें कि ऑफेंसिव डिप्लोमेसी है, ताकि अगर वो कुछ शरारत करना चाहें तो उनके पास एक बहाना हो
क्योंकि आपको पता है कि उधर से आपने खुद जैसे इंट्रो में कहा कि हजीमत उनको अफगानिस्तान से भी हुई है। यहाँ पर वो जो माइंड एंड हार्ट्स हैं कश्मीरियों के वो खो चुके हैं। बेशक वो उनकी बॉडीज के ऊपर वो कर रहे हैं, एक किस्म का उन्होंने रखा हुआ है जबर। तो वो अभी उनकी समझ में नहीं आ रहा कि उनको मालूम है कि ये फौज यहाँ से जरा भी निकाली तो किस किस्म का रिएक्शन मकबूजा कश्मीर के अंदर से उठेगा। तो बजाय इसके कि वो माने कि ये वहाँ की इंडिजिनस मूवमेंट है और वहाँ के लोग इसमें इंटरेस्टेड है, वो हमारे जिम्मे लगाना चाहता है। जैसे कि बाकी आपको पता है ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास, उसमें भी अफगानिस्तान के मामले में भी चूंकि वो आजकल उनको प्रेजाइड कर रहा है तो वो भी हमारे जिम्मे लगा है। तो ये उनका वतीरा है। वो एक दुश्मन है, दुश्मनी निकालता है। हमें जरूर इसका तुर्की ब तुर्की जवाब देते रहना चाहिए, लेकिन इसमें कोई ज्यादा शिकायत की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि किस मैदान में हमने कैसे इनको जवाब देना है। हमें मंतिक से दुनिया को साबित करना है कि जो कुछ कह रहे हैं गलत है, और जो कुछ वो कर रहे हैं उसके ऊपर वो पर्दा डालने की जो कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इस सारे मामले का एक मकसद ये भी है कि उनके जो इकदाम हैं उनकी तरफ तवज्जो ना जाए और वो हमारी तरफ मौजूद रखें यार तवज्जो को। तो इसका मतलब ये कि हमें और भी जोरदार तरीके से अपना नैरेटिव आगे फैलाने की जरूरत है, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, बाकी जो हमारे वहाँ पर एम्बेसी वगैरह उनके थ्रू, और इसके साथ साथ जो भी डिप्लोमेटिक लेवल पे इकदाम हो सकते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो कुछ हम कर सकते हैं वो करते रहें, और तैयार रहें उनकी किसी भी शरारत के लिए कि इसको बहाना बनाकर वो कोई ऐसी शरारत ना कर दें। जी, वो एक बार फिर डॉक्टर साहब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बातें हो रही हैं, यानी कि उस तरफ इसको बहाना बना के जिस तरफ जनरल साहब इशारा कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का इस वक्त भारत शिकार है? एक तो चाइना का जो गुज़िश्ता कुछ अरसे में हुआ, चाइना की वो जो उनके साथ मुठभेड़ हुई और चाइना ने बड़ा उनको पुश बैक किया, फिर भारत के अंदर उनको ज़ाहिर है एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा, फिर पूरी दुनिया के अंदर मकबूजा कश्मीर का जो मामला है वो भी उनके लिए एक परेशानी का बायस तो है कि दुनिया के जो जो इंसानी हुकूक पर यकीन करने वाले ममालिक हैं वो उनसे यकीनन पूछ तो रहे हैं कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं। देखिए, यकीनन अफ़गानिस्तान का मामला ले लें या चीन का मामला ले लें या यूरोपियन डिसइन्फोलैब का मामला ले लें या 22 फरवरी का मामला ले लें, भारत को गुज़श्ता 4 से 5 सालों में तमाम तर एक इंटरनेशनल एक स्पेस मिलने के बावजूद हर फ्रंट पे हजीमत का सामना उठाना पड़ा है। अफ़गानिस्तान में इनके लिए स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। चाइना को जब इन्होंने आंखें दिखाने की कोशिश की, चाइना ने उसका भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान के साथ जो एक मिलिट्री डिस्पैरिटी बढ़ चुकी थी दोनों मुल्कों के दरमियान, तो अक्सर लोग ये कहने लगे थे कि अब मिलिट्री डिस्पैरिटी बहुत बढ़ चुकी है और पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन 22 फरवरी को जब अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया, पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया कि तमाम तर मिलिट्री डिस्पैरिटी के बावजूद, कन्वेंशनल मिलिट्री डिस्पैरिटी के बावजूद, पाकिस्तान आज भी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों मैदानों में भारत को जवाब देने की सकत रखता है। अब बात जहां तक आपने पिछले सवाल में की मुबैना दरअंदाजी के हवाले से, तो एक तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि एक बाड़ लगाई गई है, आपने अरबों डॉलर उस पर भारत ने खर्च किए, इसराइल के ताउन से वहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट लगाया गया है कि अगर कोई परिंदा पर भी मारे तो वो भी सेंसर्स उसको पकड़ लेते हैं, और साथ फिर 9 लाख फौजियों की मौजूदगी। तो अगर इस सब के बावजूद पाकिस्तान वहाँ दरअंदाजी करने में कामयाब हो जाता है तो इट रेजेस लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट द कैपेसिटी ऑफ इंडियन इक्विपमेंट एंड द मैन बिहाइंड द गन इन इंडियन आर्मी। दूसरा, हमें इस वक्त दरअंदाजी या सो कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन करने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि गुज़श्ता 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी अपने जुल्म जबर के तहत कश्मीर की, मकबूजा कश्मीर की एक पूरी नस्ल को शिद्दत पसंदी के रास्ते पर गामजन कर चुकी है। इन्होंने गुज़श्ता 2 सालों में मकबूजा कश्मीर में जो कुछ किया, जिस तरह से उनके सियासी हकूक सल्ब किए, जिस तरह से उनकी शनाख्त को मिटाने की कोशिश की, जिस तरह से इनके खिलाफ कानून इस्तेमाल किया, मकबूजा कश्मीर की एक पूरी जनरेशन रेडिकलाइज हो चुकी है। अब मकबूजा कश्मीर में जो कुछ होगा वो बेशक एक पॉलिटिकल एजिटेशन हो, मज़ाहमत हो या फिर एक मुसल्ला मज़ाहमत हो, वो प्योर कश्मीरी होगी। पाकिस्तान को उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान अगर करेगा तो पाकिस्तान वही करेगा जो पाकिस्तान गुज़श्ता 74 सालों से करता आया है कि हमारी सिफारती, हमारी सियासी, हमारी इखलाकी हिमायत हमेशा कश्मीरियों के साथ है और रहेगी। और जो आखिरी और फैसला कुन जंग है कश्मीर की, वो कश्मीर के नौजवान लड़ेंगे और वो वक्त मेरा ख्याल है कि अब दूर नहीं है। जनरल साहब, ये भारत शायद इस वजह से भी कर रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर
जो किसी फ़ौज में जो खुदकुशियों का जो जो तनासुब है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, या अपनी ड्यूटी से भागने का जो तनासुब है वो भी बहुत ज़्यादा है, उसको अंदर एक एक वो फ्रस्ट्रेशन है। फिर अस्करी लिहाज से हमने उनको बता दिया था कि क्या हम कर सकते हैं, वो हमने साबित भी कर दिया। फिर वहाँ पे अपनी जो आज़ादी की तहरीकें हैं, और फिर जैसे डॉक्टर खुर्रम साहब फरमा रहे हैं कि जो उनका अपना एक नज़रिया है हिंदुत्व आरएसएस का, और जिसके ज़रिए से बीजेपी उसकी एक सियासी शक्ल है और भारत के अंदर वो जो कुछ कर रही है, वो एक अपनी भी एक परेशानी में मुब्तला है, जिसकी वजह से उनका सबसे ज़्यादा जो जोर है वो शायद इसी प्रोपेगेंडे पे है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत सारे एस्पेक्ट कवर किए, सही कहा। उसके अलावा आप ये देखिए कि आपने जो जिक्र किया था कि चीनियों के साथ जो मतभेड़ हुई, उसमें इनको काफ़ी हज़ीमत उठानी पड़ी। जो हमारे एयरफोर्स के साथ इनका टकराव हुआ, उसका नतीजा भी सारी दुनिया के सामने है। तो मोराल बहुत डाउन है, और ये इंडिकेटर है मोराल के जिनका आप जिक्र कर रहे थे कि खुदकुशियाँ शायद बेशुमार है, ख़ासकर जो कश्मीर में डिप्लॉयड लोग हैं और जो ईस्टर्न प्रोविंसेस में डिप्लॉयड इनके फ़ौजी हैं, वो बहुत ज़्यादा खुदकुशियाँ हैं उसमें। और बहुत सारे ऐसे वाक़यात पेश आए कि सिपाहियों ने अपने ऑफिसर्स के ऊपर अटैक किए हैं, और कई इवेंट्स में उनको मारा भी है। वैसे भी आप देखें कि जब भी ये मुख्तलिफ मुकाबले होते हैं इंग्लैंड में, यूके में और मुल्कों में, उसमें आपको कभी भी हिंदुस्तानी फ़ौज का कोई ऐसा नज़र नहीं आएगा कारनामा, जबकि पाकिस्तानी फ़ौज मेडल भी जीतती है, सब कुछ करती है। तो ये बातें सही हैं कि वो भी एक इनका मामला है। आपको ये भी मालूम होगा कि आजकल उनकी एयरफोर्स और उनके जो चीफ सीडीएस हैं, जो पहले उनके चीफ थे, उनके दरमियान बहुत ज़्यादा खिंचाव पैदा हुआ है। यहाँ तक कि जो ये ड्रोन हमलों का ड्रामा था, ये भी कुछ लोगों का ख्याल है कि ये भी उसी का शाखसाना है। तो उनके इंटरनल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जिससे तवज्जो हटाने के लिए ये मुमकिन है जो आपने कुछ बातें कही हैं, डॉक्टर साहब जो बात कह रहे हैं, मैंने कुछ बातों की तरफ इशारा किया, तो ये सारी चीज़ें मिलकर उन पर ये दबाव हो कि वो किसी न किसी तरीके से इसको एक्सटर्नलाइज करें, बजाय इसके कि अपने इंटरनल मामलों को सीधा करें। तो ये भी मुमकिन है। तो इसीलिए इस खतरे का भी इम्कान है कि चीज़ों को ज़्यादा एक्सटर्नलाइज करने के लिए और अंदर से तवज्जो हटाने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी फौज है, बहुत बड़ा मुल्क है, वो कुछ ऐसा काम ना कर बैठे, ऐसी शरारत ना कर बैठे, ऐसा कोई वो ना ले ले कदम जिससे कि हमें उनको जवाब देना पड़े। ये अलग बात है कि मुझ जैसे कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि उनकी तरफ से कोई ऐसा काम हो जाए तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि हम जो उनको जवाब देंगे वो भी इंशाल्लाह वो भी देखेंगे, दुनिया देखेगी, और एक फिल्म मिलेगी जो मकबूजा कश्मीर में मूवमेंट चल रही है। तो ये तो शायद उनके हक में ना हो, तो वो ये बात भी सोच रहे होंगे कि करें या ना करें। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इंटरनली इतने टेंशन हैं, इतने उनके प्रॉब्लम है, इतनी नेगेटिविटीज है कि उसकी तरफ से तो जो हटाने के लिए या इसको एक्सटर्नलाइज करने के लिए भी मुमकिन है कि ये सब कुछ कर रहे हो। डॉक्टर साहब, अब हमारे जो ऑप्शंस हैं, सिफारती हमारे जो ऑप्शंस हैं, वो हमारे पास क्या हैं? ये जिस तरह से सलामती काउंसिल का इजलास हुआ, भारत इस वक्त अगस्त के महीने में सदारत कर रहा है। पाकिस्तान ने पहले ही इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, और पाकिस्तान ने कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत कानून के मुताबिक सेशंस चलाएगा, लेकिन वो इस तरह से नहीं कर रहा। और जिसका सबूत सामने आ गया, ये जो अफगानिस्तान पे सेशन हुआ, फिर पाकिस्तान वहाँ पे जो मुस्तकिल मंदूब हैं मुनीर अकरम, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दुनिया को बताया। फिर हमारे वजारत ख़ारजा ने भी मुतहर्रिक हुई, उसने भी दुनिया को बताया। हमें फोरम्स पे जाना पड़ेगा, और अगर इस तरह भारत करता है तो हमें उनको अश्कार करना पड़ेगा, उनको बेनकाब करना पड़ेगा, और अपना मौक़िफ़ दुनिया को बताना पड़ेगा। देखिए जावेद साहब, अगर भारत के सिफारती वज़न में इजाफा हुआ है तो उसकी एक बुनियादी वजह भारतीय मईशत थी, जो गुज़श्ता 15 सालों में बहुत तेज़ी से ग्रो की, और यही वजह है। एक तो भारतीय मईशत, दूसरा जो मगरब की तरफ से भारत को पेट्रोनेज मिली। मगरब का इस वक्त जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो एक उभरता हुआ चाइना है। मगरब रूस को कंटेन करना चाहता है, चीन को कंटेन करना चाहता है, और मगरब ये समझता है कि इन दोनों ममालिक को कंटेन करने के लिए हिंदुस्तान उसका सबसे अहम मोहरा साबित हो सकता है। इसी चीज़ को लेकर मगरब ने अपनी तमाम तर हिमायत हिंदुस्तान को फराहम की, हिंदुस्तान को मंडियों तक एक्सेस दी, हिंदुस्तान की मईशत का ये जो एक मुआवजा था इसको मुमकिन बनाया, और इसी मुआशी उभार को लेकर भारत के सिफारती कदकाठ में इजाफा हुआ। यही मेरा ख्याल है बैकग्राउंड है जिसकी वजह से भारत, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के
कुछ इंटरेस्ट भी कन्वर्ज हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान, अगर आप दफ्तर ख़ारजा के हवाले से बात करें तो हमारे वसाइल बहुत महदूद हैं, लेकिन उन महदूद वसाइल के बावजूद पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की है कश्मीर कॉज को अलाइव रखने की, उसको ज़िंदा रखने की। क्योंकि इस वक्त जो आलमी सूरत हाल भारत के मवाफ़िक आ चुकी है, कश्मीर के हवाले से कोई फ़ैसला कुन कोई मरला बहुत जल्द नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, आज़ादी की जो तहरीकें हैं वो उसी वक्त कामयाब होती हैं, या तो आलमी सूरत हाल मवाफ़िक हो उन तहरीकों के, या तो कोई आलमी जंग हो। अभी दोनों मेरा ख्याल है सूरत जो हैं वो भारत के हक में है, इसलिए कोई फैसला कुन तो सूरत नज़र नहीं आती। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है इन मुश्किल सूरत हाल में वो ये है कि कश्मीर के कॉज को अलाइव, उसको ज़िंदा रखा जा सके। दफ्तर ख़ारजा ने पिछले 2 साल में हमने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल के फोरम पर कई दहाइयों के बाद कश्मीर का इशू डिस्कस किया गया। ये हमारी एक बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी थी, क्योंकि इससे पहले और आज तक भारत दुनिया को ये पैगाम देना चाह रहा है कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक दो तरफा मामला है। लेकिन जब यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल पे कश्मीर डिस्कस हुआ तो पूरी दुनिया को ये पैगाम गया कि ये दो तरफा मामला नहीं है, ये एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट है जिसके साथ पूरी दुनिया का अमन और खुशहाली जुड़ी हुई है। इसी तरह से पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने जो फोरम्स हमें मैसर आए, वो OIC हो, वो बायलैटरल फोरम्स हो, हमने कोशिश की। और यही वजह है कि आज कश्मीर का जो मामला है वो उस पर इंटरनेशनल फोरम्स में उसको डिस्कस किया जा रहा है। इंसानी हकूक़ की कई तंजीमें ऐसी हैं जो भारत की मजम्मत कर चुकी हैं। और मेरा ख्याल है कि इन मुश्किल हालात में हमारी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हमने मकसद को ज़िंदा रखा है। और अगर सिर्फ हम मकसद को ज़िंदा रखने में कामयाब हो गए और तो इंटरनेशनल जो हालात हैं वो जैसे ही मुवाफिक होंगे, कश्मीर की आज़ादी की तहरीक एक फ़ैसला कुन मरहले में दाखिल हो जाएगी। जन साहब, ये अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल डेवलप हुई उसमें हम देख रहे हैं कि उसमें चीन, ईरान और रूस, उसकी भी ज़ाहिर है तवज्जो है, उसकी भी संजीदगी है। फिर पाकिस्तान ने एक बड़ा भरपूर किरदार अदा किया है। एक वजह भारत के लिए ये भी हो सकती है कि भारत अब वहाँ से उसका तो किरदार ख़त्म हो रहा है, और उसका किरदार एक तरह से था ही नहीं। उसने एक बहुत बड़ी सरमायाकारी कर रखी थी और उसी सरमायाकारी के ज़रिए से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उस अफ़गानिस्तान को बेस बना के उसने रखा हुआ था। अब ये भी एक फ्रस्ट्रेशन की वजह है कि भारत को अब वहाँ कुछ नहीं मिल रहा और अब वो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है। जी, इसमें तो कोई शक व शुबा है ही नहीं। ये तो बिल्कुल बात यहाँ है जो आप कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी अच्छी बात की कि वो जिसको इकोनॉमिक रेलेवेंस कह रहे हैं, वो मेरा ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पाकिस्तान के सिलसिले में होने को जा रही है इंशाल्लाह। एक तो पाकिस्तान की मईशत थोड़ा सा करवट ले रही है अच्छाई की तरफ, दूसरा अगर अफगानिस्तान में अमन हो जाता है इंशाल्लाह, जिसके इम्कानात हैं, कुछ देर तो लगेगी क्योंकि इस वक्त तो टर्मोइल है वहाँ पर, तो उसके बाद जब ये कॉरिडोर चल पड़ता है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर चल पड़ता है, CPEC चल पड़ता है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट आ जाती है, तो इस खित्ता मेरा ख्याल है कि अच्छाई की तरफ जाएगा। तो खुद ब खुद पाकिस्तान की इकोनॉमिक रेलेवेंस जो है वो बढ़ जाएगी और उसके साथ ही फिर इसके साथ क्योंकि जुड़ी हुई है आपकी सफारती रेलेवेंस, तो वो मामला आता है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा वो कश्मीर के सिलसिले में है कि देखिए, भारत ने जितने इकदाम उठाए हैं उसमें बड़े इकदाम तो पोलिटिकल नेचर के हैं। 370 का एब्रोगेट करना, 35A का करना और डेमोग्राफिक चेंजेस लेकर आना, उनके यूनियन टेरिटरीज बना देना, ये बड़ी ये आप समझिए पोलिटिकल कू है एक किस्म का। फिर उन्होंने सफारती उसमें ये किया कि जितना बैकलैश आना चाहिए था उसको उन्होंने रोका है। वो पहले एडवांस डिप्लोमेसी के जरिए इन तमाम मुल्कों में जाकर उनको कहा है कि जी हम ये कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। हमने जितनी काविशें की हैं वो ज़्यादातर सब की सब, बल्कि मैं कहूँगा कि वो सिर्फ डिप्लोमेसी के मैदान में है। हमने लॉफेयर में थोड़ा सा कदम उठाया था, जब फोल्डर बनाए थे उसको भी हम कोई मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सके। उसको मेरे ख्याल और ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत है। पोलिटिकली मेरे ख्याल हमें सिचुएशन को रेकअप करने के लिए, जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसको अलाइव पे रखना है, तो उसके लिए हमें कुछ ऐसे इकदाम करने चाहिए जिससे थोड़ा सा पोलिटिकल स्टर जो है वो पैदा हो। मिसाल के तौर पे उन्होंने तो शिमला मुआहदे को उसकी धज्जियां उड़ा दी, हमने अभी तक उसको इंटैक्ट रखा हुआ है, हमने उसको ऑफिशियली एब्रोगेट नहीं किया है। वो एक अलग बहस हो सकती है कि जी क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। उसके अलावा जब वो डेमोग्राफिक चेंजेस लेकर आ रहे हैं और सारी दुनिया को पता है, तो मेरा ख्याल हम बहुत ये हमारा जायज़ मुतालबा होगा UN से कि वहाँ पर भी और आज़ाद कश्मीर में भी एक पॉपुलेशन सेंसस करवाया जाए, ताकि पता चल जाए कि भी क्या तनासिब है आबादी का और उसको बहाल रखा जाए। ये हमने अभी तक ये आवाज़ नहीं उठाई है।
जब मैं तो इस चीज़ का भी कायल हूँ कि हमें मकबूजा कश्मीर के लिए गवर्नमेंट इन एग्जाइल का काम करना चाहिए। उसमें अगर लोग काउंटर आर्गूमेंट देते नहीं वो तो आज़ाद कश्मीर की सीटें हैं, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट इन एग्जाइल का बहुत फ़ायदा होगा। मैं तो इस चीज़ का भी हामी हूँ कि एक पार्शल प्लेबसाइट का ऐलान किया जाए, हम यूएन को कहें जी आइए आप गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में आके प्लेबसाइट कर लें, हम अपनी फ़ौज को एक तरफ ले जाएंगे या सरहदों के करीब कर देंगे या बैरकों में ले जाएंगे और बाद में उसको हम एक्सटेंड कर देंगे ताकि दुनिया देख ले कि क्या परसेंटेज है लोगों की गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में जो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं और आगे पर हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक पॉलिटिकल स्टर जो है, पॉलिटिकल रेकिंग अप, पॉलिटिकल में थोड़ी सी एक्टिविटी वो हमने बिल्कुल छोड़ी हुई है। तो ऐसे नहीं, और मिलिट्री में देखें कि उन्होंने तो इतनी फौज वहां ला के रख दी, हम कम अज कम ये कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि हम लोग एटमी मुल्क हैं, हम आपस में सीधा ओपन वॉर तो नहीं कर सकते, लेकिन दो तीन बातों की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा। नंबर एक ये कि हम अपने नौजवान और आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को अस्करी ट्रेनिंग दे सकते हैं, ये कह करके वो आए रोज कहता है हिंदुस्तान के हम हमला करेंगे तो हमें अपने दिफा के लिए, अपने खड़े होने के लिए फौज के साथ हमें मजीद अफराधी कुव्वत की जरूरत है, इसलिए हम इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। फिर कुलभूषण साहब इधर क्या कर रहे थे, और ये जो आए दिन हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं अफगानिस्तान से, ये क्या है? तो क्या हमें इतना भी हक नहीं है कि हम वो जवाब दे सकें जो हमारे ऊपर जिस किस्म की कार्रवाइयाँ हो रही हैं? तो मेरा ख्याल हम काफ़ी पैसिव हैं और काफ़ी डिफेंसिव हैं, हमें थोड़ा सा अपने स्टांस को रिव्यू करने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो जिस सियासी इर्तियाश की तरफ इशारा कर रहे हैं जनरल साहब, ये अगर आपको याद हो तो वज़ीर आज़म ने कुछ दिन पहले कश्मीर के अंदर एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम तो 2 बार रेफरेंडम कराने के लिए तैयार हैं, एक बार अक़वाम मुत्तहिदा करवाए, फिर हम भी करवाएंगे कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है या वो आज़ाद रहना चाहता है। ये भी आप समझते हैं कि वो एक सियासी इर्तियाश पैदा करने के लिए था ये? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इसको आप नहीं कह सकते। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मेंट दिस व्हेन ही ऑफर्ड दिस थर्ड ऑप्शन, क्योंकि कश्मीर के हवाले से जब थर्ड ऑप्शन की बात की जाती है, पाकिस्तान हमेशा से हैज़ बिन क्वाइट रिसेप्टिव टू दिस थर्ड ऑप्शन। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कश्मीर और कश्मीरियों के साथ पाकिस्तान का जो सकाफ़ती, जो मजहबी रिश्ता है वो इतना मजबूत है कि हमें यकीन है कि आप गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर तो छोड़ें, अगर जम्मू कश्मीर में भी 3 ऑप्शंस के साथ कश्मीरियों को आप मौका देते हैं उन्हें चूज़ करने का, तो उनकी डोमिनेंट मेजॉरिटी आज भी पाकिस्तान के हक में फैसला करेगी। क्योंकि 1947 में जब कश्मीरियों पर महाराजा ने एक गैर कानूनी एनेक्सेशन का ऐलान किया, तो कश्मीरियों ने जो जंग लड़ी थी, जिसके मेजॉरिटी, जिसके अक्सरियती फाइटर्स और कमांडर्स की तादाद कश्मीरी खुद थे, वो कोई उनकी आज़ादी की जंग नहीं थी, वो उस जंग का वाहिद मकसद इलाके पाकिस्तान था। कश्मीर में जो प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट है आज भी इतना ही मजबूत है जितना 1947 में था। तो पाकिस्तान थर्ड ऑप्शंस के लिए बिल्कुल तैयार है और पाकिस्तान ये समझता है कि अगर कश्मीरियों को ये मौका दिया गया तो वो यकीनन पाकिस्तान के हक में फैसला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खुर्रम इकबाल साहब आपका और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब आपका, इस गुफ्तगू में आप हमारे साथ रहे। एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के इशारे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के इशारे हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़े हैं और इसके साथ साथ जो रोशन डिजिटल अकाउंट मौजूदा हुकूमत ने बनाया था उसमें भी इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में भी इजाफा हुआ है, इम्पोर्ट में भी इजाफा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ जो टैक्स कलेक्शन है FBR की जानिब से उसमें भी इजाफा हुआ है। और गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म इमरान खान ने FBR को इस हवाले से शाबाश भी दी थी। लेकिन गर्दिशी कर्जे और महंगाई बदस्तूर हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हुकूमत कहती है कि उसके लिए हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। क्या हो सकता है, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन किया है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर और मुमताज़ माहिर माशियात जनाब शमसुल इस्लाम खान। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन किया। खान साहब फरमाइएगा, इस वक्त जिस बेहतरी का जिक्र हम कर रहे हैं, आपको वो बेहतरी कहाँ कहाँ दिखाई दे रही है? देखिए, जैसे आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि हमारी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हमारी जो RDA जो रोशन डिजिटल अकाउंट था उसके अंदर हमारे डिपॉजिट बढ़ रहे हैं, साथ ही हमारे जो है
टैक्स कलेक्शन भी जुलाई के अंदर बहुत बेहतर रहा। तो इसमें जो है कि हुकूमत का इस वक्त तक जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, उसमें मेजर जो इंडिकेटर्स हैं वो तो पॉजिटिव हो गए हैं और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। एक्सपोर्ट्स का हमने देखा कि इस दफ़ा जो है कोई 10 साल की बुलंद तरीन सतह पे एक्सपोर्ट्स गई हैं। 25.304 बिलियन की हमने एक्सपोर्ट्स अचीव किए हैं। इससे पहले 2012-13 में कोई हमारी 25 बिलियन की एक्सपोर्ट्स थी और उसके बाद मुसलसल कम हो रही थी और पिछले साल जो है हमारा कोई 21 बिलियन के करीब थी। तो ये एक बहुत बड़ा जंप आया है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में। लेकिन इस पर हमें और तवज्जो देनी होगी, क्योंकि आप देखें कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो डिपेंड करती हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। तो वज़ीर आज़म साहब ने बहुत एक अच्छा स्टेप लिया है कि अब वो एग्रीकल्चर की ग्रोथ को बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं और उन्हें इसके बाकायदा प्लानिंग कर ली है। तो जब तक पाकिस्तान से जितनी भी इंडस्ट्री को आप देख लें, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग है या जिसकी एक्सपोर्ट है, वो तमाम की तमाम मेजर जो है मेनली डिपेंड करती है पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर पे। और उसमें माजी की हुकूमतों ने कोई तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर की जो है वो ग्रोथ एक टाइम तो जाके नेगेटिव में चली गई थी। अब जो है कोई अराउंड 19% उसकी GDP की ग्रोथ आ गई है। लेकिन इसमें इतनी गुंजाइश है कि हम इसको 35% टू GDP ले जा सकते हैं, और जिसके नतीजे में पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो बढ़ सकती है, या फिर हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि हमने अभी तक जो हमारा एक्सपोर्ट का मॉडल है वो अगर आप गौर करें तो आपको ये लगेगा कि हम पहले तो प्रोड्यूस करते हैं लोकली, फिर लोकल कंज्यूम करते हैं, और जो हमें बचता है सरप्लस के तौर पे वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। चाहे उसमें कोई अजनास हो या टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स हों, वो सारी की सारी वो होती हैं जो सरप्लस में जाती हैं। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम चली आ रही थी कि हमारा सरप्लस एक्सपोर्ट का जो है वो बहुत लिमिटेड था, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स में इतनी बेहतरी नहीं हुई। लेकिन अभी हुकूमत ने ख़ास तौर पे स्टेट बैंक ने जो पॉलिसी अनाउंस की है, टर्फ का जो अलाउ किया है, और उसमें एक ह्यूज अमाउंट जो है मार्केट में इंजेक्ट किया है, और उसमें इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन भी शुरू हो गई है। अब उसके नतीजे में हमने देखा है कि हमारी एक्सपोर्ट्स के जो तकरीबन 12 मेन सेक्टर थे, जो 12 ही डेस्टिनेशन को जाते थे, उसमें तकरीबन 9 सेक्टर्स जो है उसके अंदर डबल डिजिट ग्रोथ आई है, जो 10% से लेकर जो है 45-50% तक की ग्रोथ उसके अंदर देखने आई है। ये एक पॉजिटिव साइन है। और पाकिस्तान को एक और काम भी करना चाहिए कि हम अगर आप पूरी एक्सपोर्ट की ग्रोथ देखते हैं तो उसमें मेन ये हुआ है कि जो वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स थी उसमें ग्रोथ आई है। टेक्सटाइल सेक्टर को देखें तो टेक्सटाइल की जो गारमेंट्स का था, रेडीमेड गारमेंट का, उसके अंदर ग्रोथ आई है बहुत ज़्यादा, और उसी की वजह से टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ी। फिर हमारे दूसरे सेक्टर्स हैं उनमें भी जो वैल्यू एडेड की चीज़ें थी उनकी एक्सपोर्ट बढ़ने से हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी। तो ये साबित करता है कि अब हमें पाकिस्तान को जो है वैल्यू एडिशन की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो है अभी तक जो कमोडिटीज़ की एक्सपोर्ट करते थे तो उससे हमें बेहतर प्राइस नहीं मिलती थी। लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान जो है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएगा, हमारी इनोवेशंस होंगी, क्योंकि हमारे पास जो मॉडल है उसमें हमारे यहाँ इन्वेंशन तो बहुत कम होती है ही नहीं, तकरीबन ना होने के बराबर। लेकिन हम अपने इस मॉडल को, अपने इन प्रोडक्ट्स को इनोवेट करके, इन्वेंशन करके, इसके अंदर इनोवेटिव वे में प्रेजेंट करके बेटर प्राइस फेच कर सकते हैं। और पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा एक लैक और भी है वो ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स में अगर आप देखें तो कोई हमारा पाकिस्तानी ब्रांड बहुत कम नजर आता है। आपको ऐसा पाकिस्तानी कोई ब्रांड नहीं होगा जो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत इस्टेब्लिश हुआ होगा। तो हुकूमत को, खासतौर पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, IPF डिपार्टमेंट को देखना होगा कि इसके ऊपर जो है वैल्यू एडिशन के जरिए ब्रांडिंग के ऊपर काम किया जाए। ठीक है। अच्छा खान साहब, ये बताइए कि ये जो FBR ने टैक्स कलेक्शन की है, जिस पे वज़ीर आज़म साहब ने भी उनको शाबाशी दी है, अभी भी गुंजाइश मौजूद है कि इस टैक्स बेस को बढ़ाया जाए? जी बिल्कुल, देखें ना, ये भी इसमें भी बहुत वजह कि शुरू में क्रिटिक्स, जब हमने 5.8 ट्रिलियन का हुकूमत ने टारगेट रखा, और एम्बिशियस टारगेट है ये, नो डाउट बहुत बड़ा टारगेट है, लेकिन पहले ही महीने में जो आपने देखा कि आपकी जो एक तो लास्ट ईयर का आपकी टैक्स रेवेन्यू की कलेक्शन जो है वो हमारी टारगेट से बढ़ी, और इसके बाद जो जुलाई का जो टारगेट आया है जो वो भी तकरीबन 71 बिलियन की उसमें अंदर ग्रोथ आई है। तो 413 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। हमें अब थोड़ी सी कोशिश करनी होगी। हमारे यहाँ देखें टैक्स कल्चर है ही नहीं, टैक्स ना देने का कल्चर यहाँ पर बहुत पुराना है। गवर्नमेंट को चाहिए कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करे, और साथ ही हमें अपनी टैक्स बेस को बढ़ाना होगा, क्योंकि एक IMF की एक रिसर्च रिपोर्ट ये कहती है कि मिनिमम आपका जो टैक्स है वो 12% टू GDP होना चाहिए। तो अगर आप दूसरे ममालिक को देखते हैं वहाँ तो 45%, 42% टू GDP टैक्स का कलेक्शन होता है। तो वहाँ एक टैक्स कल्चर बनाया गया है। हुकूमत को अब ये करना होगा, एक अपना एक शिफ्ट लाना होगा कि जो आम लोगों के जहनों में है कि टैक्स पेयर जो है
वो मुश्किल में फंस जाता है। और अभी तक होता भी यही है कि जो टैक्स पेयर है उसी पे बोझ लाता जाता था। लेकिन अब आपको ये करना होगा, जो टैक्स पेयर नहीं है, जो टैक्स नेट में नहीं है, उनको आप हिट करें, उनको टारगेट करें, और जो टैक्स पेयर नेट में आ चुके हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें, जिससे आपका जो है टैक्स पेयर की ज़्यादा बढ़ेंगे। और साथ पे अब एक और काम भी करना होगा कि इसको शौकत तरीन साहब को इसको देखना होगा कि जो टैक्स बेस बढ़ाने की, अगर आप देखें माजी के 74 सालों में FBR इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा सका। NTN होल्डर तो बढ़ गए लेकिन टैक्स पेयर बहुत कम है। और उसका एक तरीका यह है कि जो पाकिस्तान में चैम्बर्स हैं उनके ज़रिए आप टैक्स बेस को बढ़ाएंगे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स या और जितने भी चैम्बर हैं, खासतौर पे मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करूंगा कि यहाँ पर कोई हमारे 22,000 से ज़ायद मेंबर हैं और तमाम के तमाम टैक्स पेयर हैं। हम उन्हीं लोगों को टैक्स अपना मेंबर बनाते हैं जिनके पास NTN नंबर हो, जो टैक्स फाइलर हो। और इसकी कैंपेन जो है वो अगर आप ट्रेड बॉडीज़ के साथ, चैम्बर के साथ मिलके बढ़ाते हैं, और एक तरह से अगर मैंडेटरी कर दिया जाए कि कोई कारोबार अगर आपने करना है तो आपको अपने शहर के जो है चैम्बर की मेंबरशिप लाजमी लेनी होगी। तो उससे ये होगा कि जो काम FBR करती आई माजी में और उसमें नाकामी हुई, तो उसमें ट्रेड जो है, जो चैम्बर्स हैं वो अपना रोल प्ले करेंगे और वो अपनी उसकी तादाद को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और उनको जो मार्केट्स के अंदर आपको देखा कि बहुत बड़ा एक ऐसा सेक्टर है जो टैक्स नहीं देता, बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं देता, नॉमिनल टैक्स पड़ता है, तो वो भी आपके टैक्स नेट में आएंगे, जिससे आपका कुछ 6,000 के करीब तो आप इस साल भी ले जा सकते हैं अगर आप प्रॉपर इस तरह से वर्किंग करें और डिक्लेयर कर दें कि मैंडेटरी होगा। कोई भी कारोबार, दुकानदार ने दुकान खोलनी है तो उसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप लेनी होगी, कोई छोटा कारोबार करना है उसको मेंबरशिप लेनी होगी, तो इससे आपकी जो है टैक्स बेस बढ़ेगी। अभी अगर आप देखें कि 5,800 अरब का जो टैक्स का टारगेट है, तो अगर आप महीने के डिवाइड करें तो आपको तकरीबन जो है कोई 487 अरब रुपए इकट्ठे करने होते हैं। और क्योंकि इनमें कुछ महीनों में पीक आता है, कहीं डाउन होता है, और आजकल जो है कोरोना का भी जो लॉकडाउन की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम हुकूमत को ये करना होगा कि इसमें आपको जो है अगर प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट बढ़ाते हैं तो और साथ में जो आपने जो कुछ ऐसे इख्तियारात जो FBR को दिए हुए हैं जिसकी वजह से खौफ और राज की वो सिचुएशन पैदा हुई है, और जिससे एक आम जो आदमी है वो डर रहा है कि मैं टैक्स पेयर बन गया तो खुदा ना खास्ता मेरे लिए तो प्रॉब्लम होगी, तो उसको दूर करना पड़ेगा। एक फ्रेंडली कल्चर बने और हर शख्स जो है, मैं तो कहता हूं कि जो आपका CNIC नंबर है उसको आप डिक्लेयर कर दें कि ये आपका टैक्स नंबर है, तो जितनी ट्रांजैक्शन होगी नादरा के जरिए वो रिकॉर्ड की जा सकती है। और वो लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियां, करोड़ों 2-2 करोड़ की गाड़ी लेके ड्राइव कर रहे होते हैं और उन्होंने कोई पैसे नहीं भरे होते, गिनती के चंद शहर हैं, कराची में आप देखें, लाहौर में देखें, फैसलाबाद, आपका जो है इस्लामाबाद, ये चंद शहर हैं जो टैक्स में बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, लेकिन बाकी शहर तो नहीं दे रहे। तो हमने तो अब देखा है कि बहावलपुर, रहीम यार खान और आपके दूसरे जो इलाके, वहां पर भी ये बढ़ाना होगा ताकि हर शख्स आए, ताकि मुझे इत्मीनान हो कि मैं टैक्स पे कर रहा हूं तो दूसरा भी कर रहा है, ऐसा ना हो कि दूसरा जो है वो मेरे टैक्स के ऊपर सब्सिडीज ले रहा हो सारी। जी शमसुल इस्लाम साहब, अब महंगाई और गर्दिशी कर्जा ये ऐसे चैलेंजेस हैं। गर्दिशी कर्जा तो ज़ाहिर है मीरास में चला आया है, लेकिन महंगाई का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो इस हुकूमत के सामने दरपेश है। यहाँ पर क्या करना होगा? क्या क़ुव्वत ख़रीद बढ़ानी होगी? क्या क्या कुछ अब किया जा सकता है इस मामले में? देखिए, मैंने आपको जैसे शुरू में कहा था ना कि हमारा जो है पहले हम कंज्यूम करते हैं और फिर सरप्लस को एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये कल्चर हमें अब चेंज करना पड़ेगा। हमें अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपकी जो कंजम्पशन बढ़ रही है आबादी के हिसाब से वो आपकी पूरी होगी, सरप्लस में होगी, तो आपका जो है इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं होगी। और इस वक्त जो महंगाई चल रही है उसकी मेन वजह ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई है, दुनिया भर में महंगाई है। रीजन में देखें तो हमसे ज़्यादा महंगाई है, और ये महंगाई की बेसिक वजह जो है, एक तो कमोडिटी ड्रिवन है कि उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई इंटरनेशनल मार्केट में। फिर आप एनर्जी कमोडिटीज़ को देख लें, जिसमें आपका क्रूड ऑयल को देखें, आप LNG को देखें, ये तमाम की तमाम कमोडिटीज़ की प्राइस भी इंटरनेशनली बढ़ी है। तो पाकिस्तान क्योंकि ऑयल की जो है एनर्जी कमोडिटीज़ को इंपोर्ट करता है बहुत बड़ी, उसके ऊपर इन्फ्लेशन का, क्यों सप्लाई साइड पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो उसको एड्रेस करने के लिए हमें कुछ करेक्शंस भी लेनी होंगी। एक तो बहुत ज़्यादा जैसे खाने पीने का तेल का भी हमारे यहाँ जो है इंटरनेशनल मार्केट में से जो है पाम ऑयल इंपोर्ट होता है, सोयाबीन सीड वगैरह ये सारे आते हैं, लेकिन हमें जो पाम ऑयल के ऊपर जो है ड्यूटी उसको अगर हम कम कर दें तो एक आम आदमी जिसके घर में तेल के बगैर तो खाना पकता नहीं है उसको भी थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। और साथ ही हमें ये करना होगा कि जो हमारी जो लोकल जो होर्डिंग होती है उसको हमें करेक्ट करना होगा, और उसमें सूबाई हुकूमतों को वफाकी हुकूमत का साथ देना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट ने
ऑर्डिनेंस प्रॉफिटेरिंग का लेकर आए, वो होर्डिंग का लेकर आए, तो उसके ऊपर अमल जो है वो तो क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सुबहों की मदद के बगैर नहीं हो सकता, उस पर करें। और साथ ही हमें कुछ ऐसा भी करना होगा कि आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके अपनी कुछ जो रोज़ाना की हम खाते हैं, जैसे सब्जियों की मिसाल देता हूं मैं, तो ये इसकी अर्बन फार्मिंग पे जाना होगा। हाइड्रोपोनिक के जरिए अपनी बिल्डिंग्स के अंदर आप जो है ग्रो कर सकते हैं। आपको जो है अब ये प्रूव हो गया है कि सब्जी ये जो या थोड़ी बहुत जो फ्रूट है वो अगर ज़मीन से ज़्यादा बेहतर है कि वो पानी में ग्रो किए जाए, हाइड्रोपोनिक जिसको कहते हैं, उस पर लिया जाए। दुनिया में अब बिल्डिंग्स की छतों को इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए अर्बन फार्मिंग, वहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। इसी तरह से हाइड्रोपोनिक, तो पाकिस्तान में जैसे कराची की मिसाल देता हूँ कि 3 करोड़ की तकरीबन आबादी है यहाँ पे, लेकिन इसकी सारी जो ग़िज़ाई ज़रूरत है वो आपकी या तो पंजाब से होती है या फिर बलूचिस्तान कोयटा से आती है, कुछ जो है बदीन शहर से आता है, लेकिन हमें शहर के अंदर कुछ नहीं है। तो ऐसे बड़े शहरों में अगर हम ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराते हैं तो फिर हमारे पास सरप्लस अवेलेबल होगा। फिर ये नहीं होगा कि टमाटर 200 रुपये किलो हो गया, फिर आपका जो है, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बड़ी पाकिस्तान में बढ़ गई है, उसकी वजह से भी आपकी जो चीज़ें हैं वो ट्रांसपोर्ट जब होती हैं तो महंगी हो जाती हैं। और बाकी जो आप बात कर रहे थे कि सर्कुलर डेट का, तो देखें जब आप इतनी ज़्यादा सब्सिडी दोगे, और वो भी टारगेटेड सब्सिडी नहीं है, अमीर आदमी भी आज सस्ती बिजली इस्तेमाल कर रहा है। अमीर आदमी जो 1000 गज के घर के ऊपर, 2000 गज के ऊपर, या पंजाब में एकड़ हाउस पे रह रहा है, वो अगर उसी हिसाब से पेमेंट कर रहा है गैस की और बिजली की, तो फिर तो एक बढ़ना ही है। और दूसरा ये कि हमें अब एक मॉडल बनाना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो आपके जो हाइड्रो पावर के ऊपर जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छा इकदाम किया है कि इसकी वजह से जो सबसे सस्ती जो बिजली है वो तो हाइडल की से बनती है, पानी से बनती है, वो डैम बनाए जा रहे हैं, और छोटे डैम जो है वो सोल्यूशन है पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा हमें सोलर के ऊपर काम करना चाहिए, हमें विंड एनर्जी पे काम करना है। हमारा कराची में जो बहुत बड़ा समंदर है उसके ऊपर जो टाइड्स बनती हैं, जो लहरें उठती हैं, उससे बिजली पैदा की जा सकती है। तो ये वो सारे इनोवेटिव चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम अपनी सस्ती बिजली पैदा करेंगे, तो हमारा सर्कुलर डेट भी बनेगा। और वो अदारे जो गवर्नमेंट के तकरीबन वाइट एलिफेंट पिछली हुकूमतों ने करके रखे हुए थे, अननेसेसरी उसमें भर्तियां कर दी थी, ओवर स्टाफिंग थी, उसको अब जरा प्राइवेटाइज करना होगा या बंद करना होगा ताकि आपका लॉस जो है ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम खान साहब, आपका अहम मौजू पे गुफ्तगू कर रहे थे। हुकूमत कहती है कि वो अब महंगाई के चैलेंजेस से नबर्दाज़मा होने के लिए हिकमत अमली बना रही है, उसके सामने कोई सियासी चैलेंज नहीं है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।